गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इनकम फ्रॉम सैलरी टॉपिक में अनुलाभों के मूल्यांकन में ऐसे सुविधाएं या ऐसे अनुलाभों का मूल्यांकन देखेंगे जो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। उनमें एक अनुलाभ अपन ने देखा पहले, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय। आज अपन सेकंड अनुलाभ लेते हैं, वो है फैसिलिटी ऑफ लाइट वाटर एंड गैस। यदि यह सुविधा नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाती है तो मूल्यांकन करते समय अपने को यह ध्यान रखना है कि यदि कर्मचारी के नाम से ये कनेक्शन लिए हुए हैं लाइट वाटर और गैस के, तो इसका मतलब ये कर्मचारी द्वारा उत्पन्न दायित्व है, लेकिन उसका भुगतान चूंकि नियोक्ता कर रहा है तो ये सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, चाहे वह कर्मचारी विशिष्ट है चाहे सामान्य है। कितनी राशि कर योग्य होगी? यह वास्तव में जो राशि नियोक्ता द्वारा चुकाई गई है उसके बराबर राशि अनुलाभ का मूल्य होगी। लेकिन यदि नियोक्ता ने बिजली पानी गैस की सुविधा स्वयं ने प्रदान की है तो फिर अपन सुविधा का मूल्यांकन करते समय यह ध्यान रखेंगे कि यह सुविधा नियोक्ता ने अपने स्वयं के साधनों से दी है या बाहरी साधनों से दी है, इंटरनल सोर्स से दी है या एक्सटर्नल सोर्स से दी है। यदि यह सुविधा नियोक्ता द्वारा अपने साधन से दी गई है तो सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो नियोक्ता के लिए लागत आई है, उसके बराबर राशि अनुलाभ का मूल्य होगी। लेकिन यदि ये सुविधा नियोक्ता ने बाहरी साधन से दी है तो ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा वास्तव में चुकाई गई राशि होगी। इन सुविधाओं के मूल्यांकन के लिए यदि यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त में नहीं दी गई है, यानी कुछ राशि नियोक्ता कर्मचारी से वसूल कर रहा है, तो वसूल की गई राशि को अनुलाभों के मूल्यांकन वाली राशि में से घटा देंगे और शेष राशि ही अनुलाभ का मूल्य होगी जिसको वेतन आय में शामिल करेंगे। नेक्स्ट थर्ड सुविधा देखिए, फैसिलिटी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, गार्डनर, वॉचमैन, सिक्योरिटी मैन एंड स्वीपर। अगर इनकी सुविधा कर्मचारी को दी गई है और अगर इनकी नियुक्ति कर्मचारी ने की है लेकिन उसका भुगतान नियोक्ता कर रहा है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा और वह राशि कर योग्य होगी जो वास्तव में चुकाई गई है नियोक्ता द्वारा। लेकिन यदि ये जो नौकर की सुविधा है ये नियोक्ता ने स्वयं ने दी है, इनकी नियुक्ति भी नियोक्ता द्वारा की गई है और भुगतान भी नियोक्ता द्वारा किया गया है, तो ऐसी सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी और मूल्यांकन किस आधार पर करेंगे कि जो नियोक्ता द्वारा वास्तव में चुकाई गई राशि है। अगर ये सुविधाएं कर्मचारी को रियायती दर पर दी गई है, इसका तात्पर्य हुआ कि कुछ राशि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से वसूल की जा रही है, तो मूल्यांकन करते समय कर्मचारी से वसूल की गई राशि को घटा देंगे और शेष राशि सुविधा का मूल्य होगी जो उसके वेतन आय में शामिल करेंगे। यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि अगर मकान का स्वामी नियोक्ता है और उसमें मालिक की सुविधा दी गई है तो नियोक्ता द्वारा मालिक को चुकाई गई राशि अनुलाभ का मूल्य नहीं होगी, यानी यह सुविधा कर्मचारी के लिए कर मुक्त है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब चौथी जो सुविधा है वो है मोटर कार की सुविधा। देखिए, मोटर कार के बारे में जब मूल्यांकन करते हैं तो बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखना है। उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपन मूल्यांकन किस तरह से करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोटर कार की सुविधा के संबंध में जो खर्चे होंगे, एक तो चलाने और रखरखाव के खर्चे, चलाने में पेट्रोल डीजल जो भी है और रखरखाव के खर्चे, दूसरा जो कार है उस कार का मूल्यांकन और तीसरा ड्राइवर की सुविधा। तो एक कर्मचारी को नियोक्ता से आपको यह देखना है कि क्या ये सभी सुविधाएं मिल रही है, क्या चलाने की और रखरखाव की सुविधा मिल रही है, कार की सुविधा मिल रही है और कार के ड्राइवर की सुविधा मिल रही है।
उसके अनुसार अपन मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करते समय एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, वो है कार के इंजन की क्षमता। वो 1.6 लीटर अर्थात 16 हॉर्स पावर या 16 सीसी तक है या इससे अधिक है, उसके अनुसार मूल्यांकन करेंगे। फिर एक बिंदु और ध्यान रखेंगे कि कार नियोक्ता की है या कर्मचारी की है, उसके अनुसार मूल्यांकन करेंगे। फिर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कार का केवल निजी उपयोग हो रहा है या केवल कार्य के लिए हो रहा है, या तीसरा आंशिक रूप से निजी कार्य के लिए और आंशिक रूप से कार्यालय के लिए हो रहा है। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कार की सुविधा का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। तो उनको अपन क्रमबद्ध रूप से अगर एक सारणी के रूप में अपन देखें तो विभिन्न परिस्थितियों में मूल्यांकन किस ढंग से होगा, ये एक टेबल आपको मैंने दी है। इस टेबल से आपको पता चलेगा कि किन परिस्थितियों में कार की सुविधा का मूल्यांकन किस तरह से होगा। तो इसमें देखिए, पहले ए पॉइंट है यदि कार नियोक्ता की हो या नियोक्ता ने इसे किराए पर ले ली है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कार कर्मचारी की नहीं है। जो कार एज ए मूवेबल प्रॉपर्टी वो कर्मचारी की नहीं है, या तो नियोक्ता की स्वयं की है या उसने किराए पर लेकर दी है। अब इस परिस्थिति में 3 परिस्थितियाँ आती है कि इसका उपयोग कहाँ हो रहा है। अगर कार का उपयोग केवल ऑफिस कार्य के लिए हो रहा है तो इंजन की क्षमता कुछ भी हो, सुविधा का मूल्यांकन 0 होगा। यानी चाहे 1.6 लीटर तक हो या 1.6 लीटर से ज़्यादा हो। यदि कार केवल निजी उपयोग में आ रही है तो देखिए मूल्यांकन कैसे होगा। तो कार की इंजन की क्षमता अगर 1.6 लीटर तक हो तो चलाने एवं रखरखाव के समस्त व्यय जिनका भुगतान नियोक्ता ने किया है, प्लस इसमें क्या राशि जोड़ेंगे, कार की लागत का 10% यदि कार का स्वामी नियोक्ता है, और कार का किराया यदि कार स्वयं नियोक्ता की नहीं है, किराए पर लेके दी है, तो जो राशि किराए के रूप में चुकाई है वो इसमें शामिल करेंगे। यदि कार की इंजन क्षमता 1.6 लीटर से ज़्यादा की है तो चलाने और रखरखाव के समस्त व्यय जिनका भुगतान नियोक्ता ने किया है, प्लस यदि कार का स्वामी नियोक्ता है तो कार की लागत का 10%, और यदि कार किराए पे लेके दी है तो वास्तव में चुकाई गई राशि। ये अपन मूल्यांकन करेंगे जब कार केवल निजी उपयोग के लिए आ रही है। अब आइए कि आंशिक रूप से निजी और आंशिक रूप से कार्यालय दोनों उपयोग के लिए आ रही है। अगर यह बिंदु है कि निजी और कार्यालय दोनों के लिए उपयोग में आ रही है तो फिर यह देखेंगे कि क्या समस्त व्यय नियोक्ता वहन कर रहा है। यदि कार के चलाने रखरखाव के खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में मूल्यांकन होगा 1800 रुपये प्रति माह। यदि इसमें ड्राइवर भी साथ में सुविधा के रूप में दिया तो 900 रुपये और ऐड कर देंगे और ड्राइवर सहित 2700 रुपये हो जाएंगे प्रति माह। यह मूल्यांकन तब होगा जब कार की इंजन क्षमता 1.6 लीटर तक है। लेकिन अगर ये कार की क्षमता 1.6 लीटर से ज़्यादा है अर्थात 1600 सीसी से ज़्यादा है, या जिसको अपन कहें कि 16 हॉर्स पावर से ज़्यादा है, तो 2400 रुपये पर मंथ। अगर ड्राइवर की सुविधा साथ में और दी है तो 900 रुपये और ऐड कर देंगे तो 3300 रुपये प्रति माह नौकर ड्राइवर की सुविधा सहित हो जाएगा, अगर सारे खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है। लेकिन अगर निजी उपयोग के व्यय कर्मचारी वहन कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में कार का मूल्यांकन 600 रुपये प्रति माह होगा। उसमें 900 रुपये ड्राइवर के जोड़ेंगे यदि ड्राइवर की सुविधा दी हुई है तो इस ड्राइवर सहित 1500 रुपये प्रति माह हो जाएगा। लेकिन अगर इंजन क्षमता 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो 600 रुपये प्रति माह के स्थान पर 900 रुपये प्रति माह लेंगे, और ड्राइवर अगर की सुविधा भी दे रखी है तो 900 और जोड़ देंगे तो 1800 रुपये प्रति माह हो जाएगी। तो इस तरह से ये मूल्यांकन करेंगे यदि कार नियोक्ता की है या कार
नियोक्ता ने किराए पर लेकर दी है। अब आइए बी पॉइंट, यदि कार कर्मचारी की हो और खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे हैं, केवल कार्यालय उपयोग के लिए आएगी तो सुविधा का मूल्य शून्य होगी। केवल निजी उपयोग के लिए आएगी तो जो वास्तविक व्यय होगा, जो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होंगे, जो नियोक्ता द्वारा चुकाए जा रहे हैं, चाहे वो 1.6 लीटर तक की कार हो, चाहे 1.6 लीटर से ज़्यादा की हो। अगर निजी और कार्यालय दोनों उपयोग के लिए आ रही है तो जितना वास्तविक खर्च हो रहा है उसमें से माइनस करेंगे 1800 रुपये प्रति माह, घटाएंगे। वास्तविक खर्च में से घटाइए 1800 रुपये प्रति माह। अगर ड्राइवर भी साथ में है तो 1800 की जगह 2700 रुपये पर माह घटाएंगे। अगर कार की इंजन क्षमता 1.6 लीटर तक है, लेकिन अगर कार की क्षमता 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो जो वास्तविक व्यय नियोक्ता द्वारा किए गए हैं उसमें से 2400 रुपये पर मंथ घटाएंगे। ड्राइवर की भी सुविधा साथ में है तो 2400 की जगह 3300 रुपये घटाएंगे, 900 रुपये और बढ़ा देंगे। तो इस तरह से ये मूल्यांकन करेंगे यदि कार कर्मचारी की है और चलाने और रखरखाव के खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है। अब आइए कि यदि किसी कर्मचारी को एक से अधिक कारें निजी और कार्यालय उपयोग के लिए दी जाए तो उसमें से कोई एक कार का मूल्यांकन तो अपन पॉइंट नंबर ए में जो थर्ड है, यानी वही 1800 रुपये, 2400 रुपये, 600 रुपये या 900 रुपये उसके अनुसार करेंगे। और बाकी शेष कारों का मूल्यांकन जो करेंगे वो अपन वास्तविक खर्चे के आधार पर करेंगे, यानी जो केवल निजी उपयोग के लिए जो बिंदु आया था उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। इसका मतलब एक से अधिक कारें निजी और कार्यालय उपयोग के लिए आती है तो उसमें से एक कार तो आंशिक रूप से निजी और कार्य के लिए मानेंगे और बाकी सब कारें निजी उपयोग में मानेंगे और उसके अनुसार ही उनका मूल्यांकन होगा। तो एक कार का मूल्यांकन तो आंशिक रूप से निजी और उपयोग के लिए होगा और बाकी शेष कारों का मूल्यांकन निजी उपयोग के लिए मानते हुए करेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो पर मंथ रेट दे रखी है ये प्रति माह जो है, माह से तात्पर्य संपूर्ण माह से है। अगर सुविधा जो दिनों में है तो दिनों को छोड़ देंगे, जो कंप्लीटेड मंथ है उसके लिए मूल्यांकन करेंगे। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन आपको करना है।